सो आपको वो सिंपल प्रोसेस पता होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसके घर वाले प्रोक्लेम करते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ओके, नॉट दैट वन, बट दिस वन। देख नहीं रहे थाली बजा रही हूँ, लड़की होती तो तवा न बजाती। और जैसे ही ये मोमेंट होता है उस बच्चे की एक आइडेंटिटी तय हो जाती है कि वो लड़का है या लड़की, और इस आइडेंटिटी पे उसकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। वो क्या जॉब करेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, कैसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कैसा एटीट्यूड वो अपना सकते हैं सोसाइटी में, हर चीज़ उस छोटे से प्रोक्लेमेशन से डिसाइड की जाती है। बट जैसा कि हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। सबसे पहली चीज़, जेंडर इज़ नॉट अ रियल थिंग। और बाय द वे जेंडर शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका हिंदी में कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। हिंदी में हम सेक्स और जेंडर के लिए मोस्टली लिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर जेंडर का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। किसी के जेंडर या जेंडर आइडेंटिटी उनके अलग अलग रोल, बिहेवियर, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल की एक समरी होती है। आपके लिए हो सकता हो जेंडर की डेफिनेशन अलग हो कंपेयर टू जो सोसाइटी की डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के लिए सोसाइटी में औरतें सिगरेट नहीं पी सकती हैं, उनके लिए गलत होता है। वो औरत का जो जेंडर है उसको उससे कनेक्ट करके देखते हैं। सिगरेट्स इम्पार्शियल होती हैं, वो आदमी और औरत दोनों को बराबर नुकसान पहुंचाएंगी, पर उनकी जेंडर की डेफिनेशन में औरत का जो बिहेवियर है उसमें स्मोकिंग अलाउड नहीं है। सो फिलॉसफी में जेंडर को हम एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं। वो चीज़ें जो सोसाइटी में या दुनिया में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती, पर हम उनको क्रिएट करते हैं। ये किसी जगह पर सोसाइटी में रहने वाले लोगों का एक मिला जुला अग्रीमेंट है कि कोई चीज़ किस तरह की होगी और उसके लिए हम कैसा बिहेवियर कर सकते हैं। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कोई देश। कंट्री का कॉन्सेप्ट दुनिया में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है। ज्योग्राफी डिफाइन नहीं करती है कि कोई देश कैसा होगा। वहाँ पर रहने वाले लोग तय करते हैं कि इस देश के क्या नियम है, कैसा कल्चर है, कैसा बिहेवियर है, कैसे कानून है। हर देश अपने आप में यूनिक है। वहाँ के लोग तय करते हैं कि वो देश क्या है और क्या बन सकता है। इसी तरीके से जेंडर भी लोकेशन और टाइम के हिसाब से अलग है। जेंडर की डेफिनेशन हमेशा ही चेंज होती रही है और वो कभी भी इतनी स्टैटिक या फिक्स नहीं रही है। यानी एक आदमी या औरत होना क्या होता है सोसाइटी में कई बार अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। आदमी क्या कपड़े पहन सकते हैं, औरतें कहाँ जा सकती हैं, ये चीज़ें हमेशा स्टैटिक नहीं होती हैं, पर इनको हम हमेशा जेंडर से जोड़कर देखते हैं। इंसान अपनी मर्जी से अपना जेंडर चूज़ नहीं कर पाता है बचपन में, तो वो बच्चे होते हैं, पर जो जेंडर उन्हें दिया जाता है उससे उनकी पूरी लाइफ तय होती है। यानी हम किसी के ऊपर एक आइडेंटिटी थोप रहे हैं जिसके साथ उन्हें अपनी पूरी लाइफ बितानी होगी। सो आप देख सकते हैं कि बड़े होने के बाद शायद वो अपनी इस आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल ना हो। अगर आपका जेंडर आपकी लाइफ तय करता है तो क्या होगा अगर आप एक अलग तरह की लाइफ जीना चाहो? क्या होता है अगर आप अपने दिए गए जेंडर के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं? तो कोई इंसान कैसा बिहेव करेगा अगर कोई एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ डिफाइन करता हो? वो कॉन्सेप्ट जो कभी स्टैटिक नहीं रहता है, जिसकी डेफिनेशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है, इनफैक्ट पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। अगर वो आइडेंटिटी रिजिड हो जाए तो इंसान को कैसा महसूस होगा? और क्या उस आइडेंटिटी को बदला जा सकता है? अगर आप अपने दिए गए जेंडर से खुश नहीं हैं तो क्या आप कोई दूसरी चॉइस ले सकते हैं? ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो सोसाइटी की बनाई हुई जेंडर की बाउंड्रीज़ को ट्रांसग्रेस करते हैं। उन बाउंड्रीज़ को लांघ कर वो एक ऐसी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करते हैं जो उन्हें सोसाइटी ने नहीं दी होती है, पर जिसको वो खुद में महसूस करते हैं। तो इस सोसाइटी में जहाँ पर हर चीज़ जेंडर्ड है, वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी में अपने जेंडर को तलाशना आपको वो पावर देता है कि आप अपनी लाइफ को तय कर सकते हो। तो ट्रांस विमेन वो औरतें हैं जिन्हें बचपन में लड़का बोला गया था, पर वो औरतें हैं इस वजह से उन्होंने एक आइडेंटिटी चूज़ की है जिसमें वो औरतों की तरह से जी रही हैं। ट्रांस मेन वो आदमी हैं जिन्हें बचपन में लड़की बोला गया था, पर वो आदमी हैं और वो आदमियों की तरह से लाइफ जीते हैं। इस प्रोसेस के लिए कई बार वो मेडिकल सर्जरीज का इस्तेमाल करते हैं या जस्ट नॉर्मली वो एक लाइफस्टाइल अडैप्ट करते हैं जिसमें वो जीना चाहते हैं। याद रखिए, जेंडर सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, बायोलॉजी इसको डिटरमाइन नहीं करती है। The effect of gender is produced through the stylization of the body and hence must be understood as the mundane way in which bodily gestures, movements, and styles of various kinds constitute the illusion of an abiding gendered self. This formation moves the conception of gender off the ground of a substantial model of identity to one that requires a conception of gender as a constituted social temporality.
बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होंगे जो आपको लगता होगा कि शायद आदमी ऐसा करते हैं या औरतें ऐसा करती हैं, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने सुने होंगे जो आपको लगता होगा कि बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। आदमियों के लिए वायलेंस करना एक एक्सेप्टेबल जेंडर रोल है, औरतों का घर पे रहना एक एक्सेप्टेबल जेंडर रोल है। पर अगर आप ज़रा सा भी सवाल करेंगे तो आपको इस पर शक होगा। दैट्स हाउ वी मूव फॉरवर्ड। यू आस्क क्वेश्चंस and they lead you to a new place. Well, you looked at what you found. Story of my life. मैट्रिक्स की थर्ड मूवी रेवोल्यूशंस आने के कुछ साल बाद ही लिली और लाना वचाउस्की इस फिल्म के क्रिएटर्स ट्रांसजेंडर औरतों के तौर पे सामने आए। इनका कमिंग आउट और उसके बाद लिली वचाउस्की का यूट्यूब पर डिक्लेयर करना कि मैट्रिक्स में हमेशा से ही ट्रांस लाइफ के एलिमेंट मौजूद थे, पूरी ट्रांस कम्युनिटी को ये पावर देता था कि वो किस तरीके से मैट्रिक्स में ट्रांस आइडेंटिटी, उसकी पॉलिटिक्स को खोज सके, उसके एलिमेंट्स को पहचान सके और उसको सेलिब्रेट कर सकें। इस रेवोल्यूशन के बाद मैट्रिक्स में ट्रांस आइडेंटिटी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। पहली फिल्म से ही हमें दिखाया गया है कि नियो किस तरीके से एक नॉर्मल बोरिंग लाइफ जी रहा है। नियो को हमेशा ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इस दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, जिन सवालों के वो जवाब तलाश रहा है। इस दुनिया का क्या मतलब है, क्या ये सारी चीज़ें वाकई में हो रही हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए नियो ट्रिनिटी और मॉर्फियस से मिलता है और उसको फाइनली समझ में आता है कि ये दुनिया, ये रियलिटी, नियो की आइडेंटिटी सब कुछ एक झूठ है। नियो खुश नहीं है क्योंकि वो नहीं है जो वो बनना चाहता है। ये रोल, ये पहचान उसके ऊपर थोपी गई है। नियो रेड पिल लेता है, होश में आता है और वो बन जाता है जो वो वाकई में है।